नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उठा रही है हर कदम। इस सब के बीच किसानों के प्रदर्शन के कारण लोग हो रहे हैं काफी परेशान। हरियाणा पुलिस ने शुरू की कानून व्यवस्था बिगाड़ रहे किसान नेताओं को नजरबंद करने की कार्रवाई। केंद्रीय कैबिनेट ने गन्ना किसानों को दी बड़ी सौगात। खरीद मूल्य में इजाफे का ऐलान। 2024-25 के लिए गन्ने की कीमत 340 रुपए प्रति क्विंटल तय। पिछले साल ये कीमत थी केवल 315 रुपए प्रति क्विंटल। देश में साल 2014 से 2023 के मोदी सरकार के शासनकाल में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मजदूरों और गैर कृषि मजदूरों के औसत न्यूनतम मजदूरी दर में 2.7 गुना हुई है बढ़ोतरी। एसबीआई समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष ने अपने एक लेख में दी जानकारी। लिखा कि यूपीए शासन के दौरान कृषि मजदूरों का औसत न्यूनतम मजदूरी दर 114.40 रुपए था, जो कि पीएम मोदी के शासनकाल में बढ़कर 310.20 रुपए हो गया है। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में बारिश की जताई आशंका। अगले 2 दिन तक अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और नागालैंड में भारी वर्षा और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी है संभावना। और अब समाचार विस्तार से। देश के करोड़ों किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में केंद्र की मोदी सरकार लगातार प्रतिबद्ध है और इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने चीनी सीजन 2024-25 के लिए गन्ने के एफआरपी में 8% की वृद्धि करते हुए 340 रुपए क्विंटल निर्धारित किया है। इस फैसले से गन्ना उत्पादक किसानों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है। केंद्र सरकार द्वारा जो गन्ने का रेट निर्धारित किया गया है वो सही है। 340 रुपये जो निर्धारित किया गया है वो सही, उससे किसानों को फायदा होगा। केंद्र सरकार ने जो 340 रुपये का जो मूल्यतम रेट तैयार किया है किसान के लिए, ये बहुत सही है और किसान के लिए बहुत फायदेमंद है। केंद्र सरकार ने 340 रुपया का मूल्य निर्धारित किया है, उससे हमें बहुत अच्छा और बहुत लाभकारी। मोदी सरकार का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हम छोटे से किसान हैं, से गन्ने का 340 रुपये रेट किया गया है मोदी सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा। इससे हम किसानों को बहुत फायदा। गन्ने की फसल लगाया है मैंने, तो 340 रुपये क्विंटल दाम तय किए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा, उसका हम स्वागत करते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने गन्ने के खरीद मूल्य में इजाफा करने का फैसला किया है। सरकार के फैसले के बाद क्या कहना है किसानों का, आइए सुनते हैं। आज जो मोदी सरकार ने किसानों के लिए गन्ने का जो न्यूनतम मूल्य 340 रुपये किया है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं और अपने देश की जनता बहुत किसान बहुत प्रसन्न है और मोदी सरकार के इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं। सरकार द्वारा जो आज कैबिनेट में गन्ना किसानों के लिए जो रेट निर्धारित किए हैं, इससे सभी किसान खुश हैं और आने वाले समय में और जिस मूल्य से 340 रुपये मूल्य से जो खरीदी की जाएगी, उससे सभी को फ़ायदा मिलेगा किसानों को, और हम इस फैसले से सहमत हैं और मोदी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। जो आज सूचना प्रसारण मंत्री ने जो जारी किया है कि किसानों के हित के लिए गन्ने की जो खरीदारी है उसमें 340 रुपये प्रति क्विंटल जो उन्होंने बढ़ोतरी की है, कि किसानों को उनकी जो आर्थिक है उस आर्थिक स्थिति है उसको लेके जो 340 रुपये प्रति क्विंटल जो बढ़ोतरी की है उनने खरीदी पे निर्धारण किया है, उसको लेके किसानों के मन में काफ़ी अच्छी खुशी दिख रही है। अपनी मांगे मनवाने के लिए किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं सरकार भी इस बात को लगातार दोहरा रही है कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हर कदम उठा रही है और इस सब के बीच किसानों के प्रदर्शन के कारण लोग भी काफी परेशान हो रहे हैं। और इसी बीच हरियाणा पुलिस ने कानून व्यवस्था बिगाड़ रहे किसान नेताओं को नजरबंद करने की कार्रवाई शुरू की है ताकि कानून व्यवस्था को बनाया जा सके।
पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि पंजाब में किसान संगठनों के साथ कई दौर की सार्थक बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हर कदम उठा रही है। पंजाब में किसान संगठनों के साथ किसानों के मसले पर कई दौर की बातचीत हुई है और अभी भी हम बातचीत के लिए किसान संगठनों से कहा है कि इसका समाधान बातचीत के माध्यम से हम निकालेंगे। बातचीत के लिए सरकार सदा किसान नेताओं से तैयार थी, आज भी है। जो भी किसान संगठन बातचीत करना चाहते हैं, पहले 4 चरणों में भी मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री उनसे चंडीगढ़ में जाकर मिले, कई घंटों तक बातचीत हुई, सकारात्मक तरीके से बातचीत हुई और आगे भी हमने कहा कि जब भी जरूरत होगी हम तब चर्चा के लिए तैयार हैं। हिंसा ना हो, आगजनी ना हो, किसी की संपत्ति और जान का नुकसान ना हो, ये हम सबको प्रयास करने चाहिए। पंजाब हरियाणा की सीमा खनौरी बॉर्डर पर बुधवार को पुलिस और आंदोलनकारी किसानों के बीच टकराव के दौरान प्रीतपाल नाम का एक किसान बुरी तरह घायल हो गया, जिसे हरियाणा पुलिस के जवानों ने इलाज के लिए PGIMS रोहतक में दाखिल कराया है। वह पंजाब के संगरूर जिला के नवागांव का रहने वाला है। फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। उसको हमने एडमिट कर लिया है ट्रॉमा सेंटर में और उसकी स्थिति इज आउट ऑफ डेंजर और टीम ऑफ जो डॉक्टर्स है दे आर प्रोवाइडिंग ड्यू केयर। हालांकि किसानों के प्रदर्शन के कारण लोग काफी परेशान हैं। हरियाणा के झज्जर जिले में कोबी संस्था के द्वारा मेट्रो पिलर पर जगह जगह पोस्टर लगाए गए थे, जिसमें कहा गया है कि हमारा रोजगार खत्म मत करो। किसान आंदोलन के चलते 2 लाख मजदूर प्रभावित हैं और 3000 फैक्ट्री बंद होने के कगार पर आ गई है। किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर अगर किसी पर पड़ रहा है तो वो औद्योगिक इकाइयों पर पड़ रहा है। दरअसल राजधानी और राजधानी से लगे हुए औद्योगिक क्षेत्र जो हैं वहां पर इसका ऐसा असर पड़ रहा है कि कंपनियां बंद होने की कगार पर आ गई हैं। इस समय हम टीकरी बॉर्डर के पास बहादुरगढ़ में मौजूद हैं। सबसे पहले आपको इस औद्योगिक क्षेत्र की दशा हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र का जब भी जिक्र होता है तो ट्रक में माल लोड करना, माल उतारना, सड़कों पर भीड़ नजर आती है, लेकिन इस समय ये औद्योगिक क्षेत्र पूरी तरीके से शांत नजर आ रहा है। वजह है किसान आंदोलन, जिसके चलते यहाँ पर इसकी मार सबसे ज्यादा पड़ रही है। यहाँ पे 15 से 20 हजार करोड़ का उत्पादन होता है और रेवेन्यू लगभग 15 से 20 करोड़ पर डे। अब स्थिति ये है कि न माल आ सकता है न माल जा सकता है। वहीं किसान आंदोलन के चलते सिंघू बॉर्डर पर भी आम लोग परेशान हैं। सबसे ज्यादा मार दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ी है। कामकाज ठप होने से बॉर्डर के इलाके की फैक्ट्रियां बंद हैं। गरीब आदमी परेशान है, बहुत परेशान है हम सब। और परेशानी है, जाने में लेट हो जाते हैं। दिक्कत है सर, दिक्कत क्या है? दिल्ली कुंची होके जाना पड़ता है। 2 किलोमीटर जाना पड़ता है, पैसा लाना पड़ता है। सरकार और किसानों के बीच 4 दौर की वार्ता हो चुकी है। सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। ब्यूरो इनपुट के साथ निशांत राय, पराक्रम सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज। अंबाला रेंज के IGP सिभाष कविराज कहते हैं कि सभी संबंधितों को ये स्पष्ट किया जाता है कि जिला अंबाला के कुछ फार्म यूनियन नेताओं पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के मामले पर पुनर्विचार किया गया है और ये निर्णय लिया गया है कि इसे लागू नहीं किया जाएगा। हरियाणा पुलिस प्रदर्शनकारियों और उनके नेताओं से शांति बनाए रखने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में अधिकारियों के साथ सहयोग करने की अपील करती है। देश में साल 2014 से 2023 के मोदी सरकार के शासनकाल में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मजदूरों और गैर कृषि मजदूरों के औसत न्यूनतम मजदूरी दर में 2.7 गुना बढ़ोतरी हुई है। SBI समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्यकांत घोष ने अपने एक लेख में बताया है कि पिछले 2 दशक में अगर हम न्यूनतम मजदूरी दर पर नजर डालते हैं तो UPA शासन के दौरान कृषि मजदूरों का औसत न्यूनतम मजदूरी दर 114.40 रुपये था, जो कि PM मोदी शासनकाल में बढ़कर 310.20 रुपये हो गया। वहीं UPA सरकार में गैर कृषि कार्य में लगे मजदूरों का न्यूनतम मजदूरी दर 136.30 रुपये था, जो कि NDA के शासनकाल में बढ़कर 354.70 रुपये हो गया।
यूपीए शासन के 10 साल के दौरान दोनों श्रेणियों के न्यूनतम मजदूरी दर का औसत सिर्फ 125.40 था, जबकि पीएम मोदी के 9 साल के शासनकाल में ही न्यूनतम मजदूरी दर का औसत बढ़कर 333.60 रुपए हो गया। और साफ है कि एनडीए शासनकाल में ग्रामीण क्षेत्र की मजदूरी दर में असमानता काफी हद तक कम हुई है। भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में आयुष समग्र कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयुष बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल और आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई भी उपस्थित थे। इस अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के बीच आयुष समग्र कल्याण केंद्र की स्थापना, संचालन और विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करने के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। और इस अवसर पर न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि मेरे लिए ये एक संतोषजनक क्षण है। जब से मैंने सीजेआई का पद संभाला है, तब से मैं इस पर काम कर रहा हूँ। मैं आयुर्वेद और समग्र जीवन शैली का समर्थक हूँ। सर्वोच्च न्यायालय परिसर में आयुष समग्र कल्याण केंद्र एक अत्याधुनिक सुविधा है जो कि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण के लिए समग्र देखभाल उपलब्ध कराती है। ये सुविधा आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की सक्रिय भागीदारी से स्थापित की गई है। और देश के कुछ राज्यों में मौसम का मिजाज फिर से बदलने वाला है। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और नागालैंड में भारी वर्षा और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में दिन का तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है। और किसान समाचार में अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए। आवक की बात करें तो इन दिनों सरसों की आवक ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य देखने को मिल रही है। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 21 फरवरी को सरसों का भाव रहा 4,625 रुपए। 22 फरवरी को इसके भाव 25 रुपए की बढ़त के बाद 4,650 रुपए पर पहुंच गए। मध्य प्रदेश की विजयपुर मंडी में 21 फरवरी को सरसों का भाव रहा 4,980 रुपए। 22 फरवरी को इसका भाव 155 रुपए गिरकर 4,825 रुपए हो गया। राजस्थान की विजयनगर मंडी में 22 फरवरी को सरसों का भाव 115 रुपए के उछाल के बाद 4,650 रुपए से 4,765 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 21 फरवरी को सरसों के सौदे 5,320 रुपए पर हुए। 22 फरवरी को इसका भाव 30 रुपए टूटकर 5,290 रुपए हो गया। सरसों की उपज पर नजर डालें तो इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की रिकॉर्ड पैदावार अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान 124.94 लाख टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान सरसों की उपज 119.63 लाख टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सामान्य बनी हुई है। 22 फरवरी को कपास के भाव की बात करें तो गुरुवार को देश की ज्यादातर मंडियों में कपास के सौदों में मिले जुले रुख के साथ कारोबार हुआ। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 21 फरवरी को कपास का भाव रहा 6,755 रुपए। 22 फरवरी को इसके भाव में 325 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 7,080 रुपए प्रति क्विंटल। राज्य की ही जंबूसर मंडी में इस दौरान कपास के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 21 फरवरी को कपास का भाव था 6,200 रुपए।
22 फरवरी को इसके सौदे 100 रुपए मजबूत होकर 6,300 रुपए पर हुए। राजस्थान की विजयनगर मंडी में इस दौरान कपास के भाव स्थिर रहे। यहाँ दोनों दिन यानी 21 और 22 फरवरी को कपास के भाव 6,850 रुपए पर टिके रहे, जबकि तेलंगाना की आदिलाबाद मंडी में 21 फरवरी को कपास का भाव था 6,890 रुपए। 22 फरवरी को इसके सौदों में 30 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 6,860 रुपए प्रति क्विंटल। बात कपास की पैदावार की करें तो हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से प्रमुख खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर खरीफ कपास की पैदावार 316.57 लाख गांठ होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। मौसम को ध्यान में रखते हुए पंजाब के किसान शिमला मिर्च की रोपाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान बैंगन और टमाटर की भी रोपाई कर सकते हैं। पंजाब में भिंडी, लोबिया, खरबूजा और खीरे की सीधी बुआई का उपयुक्त समय है। साथ ही यहाँ के किसान करेला और कद्दू की भी सीधी बुआई कर सकते हैं। बात करें हरियाणा की तो यहाँ के किसान बारिश के कारण फिलहाल खेतों में सिंचाई और उर्वरक ना डालें। किसान भाइयों को सलाह है कि वे अपने गेहूं फसल की लगातार निगरानी करते रहें। इस समय गेहूं की फसल में पीला रतुआ रोग लगने की आशंका है। रोग दिखाई देने पर विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। हरियाणा के किसान सरसों के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था रखें। यहाँ के किसान सरसों फसल की भी लगातार निगरानी करते रहें। अभी के समय सरसों की फसल में एफिड और सफेद रतुआ रोग के लिए मौसम अनुकूल है। इन रोगों का फसल में प्रकोप होने पर प्रारंभिक अवस्था में ही संक्रमित पौधों को नष्ट कर दें। इसके अलावा हरियाणा के किसान इस समय टमाटर, बैंगन, मिर्च और भिंडी की तुड़ाई कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ के किसान कद्दू वर्गीय सब्जियों की भी तुड़ाई करें। इसे तुरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरे बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरे की बुवाई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की हैं, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गूदा मुलायम, लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुवाई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गूदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है।
पूसा नूतन किस्म 1 हेक्टेयर में 160 क्विंटल तक पैदावार दे सकती है। तोरी की बुवाई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4-5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5-6 दिन पर सिंचाई करते रहें। खरपतवार हटाने के लिए 2 बार निराई करें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता, काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता और काशी सांसद संस्कृत प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता सभागार में हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि अगले 5 वर्षों में देश इसी आत्मविश्वास से सफलताओं के नए प्रतिमान गढ़ेगा। ये मोदी की गारंटी है। पीएम ने कहा कि हमारे ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म के उत्थान में संस्कृत का सबसे प्रमुख योगदान है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने रायसीना डायलॉग में भाग लेने वाले कई देशों के रक्षा प्रमुखों से मुलाकात की, जिसमें सुरक्षा चुनौतियों और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के पास रायपाडू में एक मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए और इस हादसे में किसी के हताहत की कोई जानकारी नहीं है। हालांकि हादसे के तुरंत बाद ही बचाव टीम मौके पर पहुंची और मालगाड़ी को पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है। भारत राष्ट्रीय समिति की विधायक लस्या नंदिता की कार दुर्घटना में मौत हो गई है। यह हादसा हैदराबाद के बाहरी इलाके में हुआ। लस्या नंदिता जिस कार से यात्रा कर रही थी उसके अचानक से नियंत्रण खो दिया और डिवाइडर से जा टकराई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गुट को चुनाव आयोग ने नया चुनाव चिन्ह दे दिया है। शरद गुट को तुरही बजाता हुआ व्यक्ति चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। संदेश खाली के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने राज्यपाल सीबी आनंद बोस से मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल के साथ मुलाकात कर अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में बताया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में निधन हो गया। उन्हें 21 फरवरी को दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।